हेलो दोस्तों, और हमारे इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, रिचर्ड स्टील का लिखा हुआ द स्पेक्टेटर क्लब। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम देखेंगे कि ये क्लब क्या था, इसके 6 मेंबर्स कौन थे, और ये उस जमाने के समाज के बारे में हमें क्या बताता है। ठीक है, सेक्शन 1, इंट्रोड्यूसिंग द क्लब। देखिए, किसी भी लिटरेचर को समझने के लिए ना उसका कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो कब और क्यों लिखा गया, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहले वही समझते हैं। तो इस निबंध को लिखा था रिचर्ड स्टील ने। ये द स्पेक्टेटर नाम के एक पीरियोडिकल में छपा था, जो उस जमाने का एक बहुत फेमस पब्लिकेशन था। तारीख थी 2 मार्च 1711, और ये उस दौर के लंदन के कॉफ़ी हाउसेस में खूब पढ़ा जाता था। आप समझ लीजिए, ये कॉफ़ी हाउसेस उस जमाने के सोशल मीडिया हब्स थे, जहाँ लोग मिलते थे, बहस करते थे और नए नए आइडियाज़ पर बात करते थे। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दौर था कौन सा। इसे कहते हैं ऑगस्टन एज। ये इंग्लैंड में बड़े बदलाव का समय था। देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही थी, बिजनेस और ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और लिटरेचर में रीजन यानी तर्क और विट यानी हाजिर जवाबी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो स्टील का आइडिया बड़ा ही कमाल का था। उन्होंने एक इमेजिनरी क्लब बनाया, जो उस समय के ब्रिटिश समाज का एक छोटा सा मॉडल था, एक माइक्रोकॉज्म। इसका मकसद क्या था? मकसद था कि अलग अलग सोच वाले लोग एक जगह बैठकर शांति से देश के बड़े मुद्दों पर बात कर सकें। सेक्शन 2, द फिक्स्ड जेंटलमैन। अब आते हैं इस निबंध के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, इसके कैरेक्टर्स। चलिए एक एक करके क्लब के इन 6 जेंटलमैन से मिलते हैं और देखते हैं कि हर एक कैरेक्टर समाज के किस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हैं सर रॉजर डे कवरली, जो इस क्लब के सबसे फेमस मेंबर हैं। वो एक कंट्री स्क्वायर हैं, यानी एक पारंपरिक जमींदार, जो पुराने कंजर्वेटिव इंग्लैंड की नुमाइंदगी करते हैं। दिल के बहुत अच्छे, हंसमुख, लेकिन थोड़े सन की भी। उनकी कहानी भी है, एक विधवा से दिल टूटने के बाद वो थोड़ी अलग थलग जिंदगी जीने लगे थे। वो पुरानी इंग्लिश वैल्यूज की एक जीती जागती मिसाल है। अगला मेंबर है द टेम्पलर। ये एक लॉ स्टूडेंट है, पर मजे की बात यह है कि उसका दिल कानून में नहीं बल्कि थिएटर और लिटरेचर में लगता है। वो शहर के पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल क्लास को रिप्रेजेंट करता है और क्लब का लिटरेरी क्रिटिक भी है। अब मिलिए सर एंड्रू फ्रीपोर्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। वो एक व्यापारी हैं और उस नए इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बिजनेस और कॉमर्स की ताकत से आगे बढ़ रहा था। उनका मानना था कि देश की असली ताकत विरासत में मिली जमीन नहीं बल्कि ट्रेड है। वो इंग्लैंड के कमर्शियल फ्यूचर का चेहरा थे। फिर आते हैं कैप्टन सेंचुरी, जो मिलिट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बहुत बहादुर और उसूलों वाले इंसान हैं, लेकिन उन्होंने आर्मी इसलिए छोड़ दी क्योंकि वहां प्रमोशन काबिलियत पर नहीं बल्कि इम्प्यूडेंस यानी ढिठाई पर मिलता था। इनके जरिए स्टील उस सिस्टम पर एक कमेंट कर रहे हैं। और हाँ, ये सर रॉजर के भतीजे और वारिस भी हैं। विल हनीकॉम ये ग्रुप के फैशन गुरु हैं। उम्र तो हो गई है, लेकिन रहते एकदम जवानों की तरह है। फैशन, गॉसिप, ट्रेंड्स, इन सब पर इनकी पकड़ जबरदस्त है। वो हाई सोसाइटी के उस हल्के फुल्के शौकीन मिजाज को रिप्रेजेंट करते हैं। और आखिर में है द क्लर्जीमैन यानी पादरी। ये बोलते बहुत कम हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो उनकी बातों में बहुत वजन होता है। वो फिजिकली कमजोर हैं पर मेंटली बहुत स्ट्रांग। वो क्लब के मॉरल कंपस हैं, जो सही गलत की समझ देते हैं। सेक्शन 3, अ माइक्रोकॉज्म ऑफ सोसाइटी। तो अब हम इन सभी मेंबर्स से मिल चुके हैं, पर ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं। इन सबको एक साथ लाकर स्टील हमें 18वीं सदी के इंग्लैंड की एक बहुत गहरी तस्वीर दिखा रहे हैं। चलिए इसे समझते हैं। इस क्लब के जरिए कुछ बड़े थीम सामने आते हैं। पहला, यूनिटी इन डिवर्सिटी। कैसे अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज के लोग, टोरी और विग, शांति से एक साथ रह सकते हैं। दूसरा, राइज ऑफ द मिडिल क्लास। सर एंड्रू का कैरेक्टर दिखाता है कि बिजनेस क्लास अब कितनी इंपॉर्टेंट हो गई थी। और तीसरा, कंट्री वर्सेस सिटी। गांव की परंपरा और शहर के मॉडर्न लाइफ के बीच का और ये कोट द स्पेक्टेटर का मेन गोल परफेक्टली बताता है, टू एनलाइवन मोरालिटी विद विट, मतलब नैतिकता को हास्य से जिंदा करना। एडिसन और स्टील का मकसद बोरिंग लेक्चर देना नहीं था, बल्कि एंटरटेनमेंट के जरिए लोगों को अच्छी बातें सिखाना था। सेक्शन 4, ट्रेडिशन वर्सेस ट्रेड। अब जरा क्लब के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट पर फोकस करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इन कैरेक्टर्स के बीच नहीं था, ये पूरे इंग्लैंड में चल रहा था। परंपरा और व्यापार के बीच की लड़ाई। इस स्लाइड इस कॉन्फ्लिक्ट को ब्रिलियंटली समराइज करती है। एक तरफ हैं सर रॉजर डे कवरली, पुराने इंग्लैंड के प्रतीक, जिनकी दुनिया जमीन और परंपरा पर टिकी है, और दूसरी तरफ हैं सर एंड्रू फ्रीपोर्ट,
नई इंग्लैंड का चेहरा, जिनकी दुनिया कॉमर्स, एफिशिएंसी और प्रॉफिट पर चलती है। ये दो लोग नहीं, बल्कि इंग्लैंड के भविष्य के दो अलग-अलग विजन हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जीता कौन? इंग्लैंड का फ्यूचर किसके विजन जैसा बना? स्टील दोनों कैरेक्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हिस्ट्री हमें बताती है कि भविष्य सर एंड्रू का था। इंग्लैंड ट्रेड और कॉमर्स की राह पर ही आगे बढ़ा और एक ग्लोबल पावर बना। चलिए, अब अपने फाइनल सेक्शन पर आते हैं। आखिर स्टील का जादू क्या था? उनकी राइटिंग में ऐसा क्या खास था जो आज भी हम उसे पढ़ रहे हैं? स्टील ने एक बहुत ही खास टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं थियोफ्रास्टन कैरेक्टर राइटिंग। इसका मतलब है ऐसे कैरेक्टर्स बनाना जो सिर्फ एक इंसान ना हो, बल्कि एक पूरे टाइप को रिप्रेजेंट करें। जैसे सर रॉजर एक टिपिकल जमींदार हैं और सर एंड्रू एक टिपिकल व्यापारी। उनका जीनियस था, उनका जेंटल ह्यूमर। वो अपने कैरेक्टर्स का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उनके साथ हंसते हैं। उनकी लैंग्वेज बहुत कॉन्वर्सेशनल थे, जिसे आम लोग भी आसानी से समझ सकते थे। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि उनके पार्टनर जोसेफ एडिसन ने बाद में इन कैरेक्टर्स को और भी डेवलप किया। और ये ऐसे हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आज के ज़माने का स्पेक्टेटर क्लब बनाना हो, तो उसमें कौन कौन होगा? शायद एक स्टार्टअप फाउंडर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या एक साइंटिस्ट? ज़रा सोचिए। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।